भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। भीम को समझाना मुश्किल होगा, लेकिन वो समझदार है, समझ जाएगा। मेरा ठीक हो जाएगा, जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि बाबा उनकी बात मान कैसे गए। कमजोर पड़ गए होंगे बाबा। यही बात मानना मुश्किल है मेरे लिए रमा। मेरे बाबा आज तक कमजोर नहीं पड़े, तो आज क्यों? और वो भी जीजाबाई जी के सामने। ठीक है, उन दोनों में कुछ बात हुई होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो अपनी बहन को घर से बाहर रखे। आप समझने की कोशिश कीजिए। मुझे कुछ समझना नहीं है अब। मुझे सिर्फ और सिर्फ बाबा से जवाब चाहिए, और अभी जवाब मांगने जा रहा हूँ। आप अभी नहीं जाएंगे। हटो मेरे रास्ते से आप अभी नहीं जाएंगे। रमा, कहा ना, आप अभी नहीं जाएंगे। अच्छा ये बताइए, आप क्या लश्कर गुरुजी के साथ जहाँ गए थे वहाँ क्या हुआ? क्या हुआ? एक अखबार के ऑफिस में नौकरी मांगने गया था, नौकरी मिल गई। कल सुबह 4 बजे से जाना है। बता तो ऐसे रहा है आप जैसे आप पुलिस है और मैं अपराधी हूँ। तो कैसे बताऊं? जैसे हर बात बताते हैं, अपने जीत और अपनी हार की कहानी, अपने संघर्ष और अपनी बहस की कहानी, अपने सिद्धांत और उसूलों की बातें जैसे बताते हैं वैसे बताइए। और अगर नहीं बताएंगे ना तो आप भी ऐसे ही खड़े रहिए, मैं भी ऐसे ही खड़ी रहूंगी। कुछ नहीं रमा, मैं जहाँ गिट्टी उठाने का काम कर रहा था वहां अचानक से किलुस्कर गुरुजी आ गए और मेरा हाथ पकड़कर मुझे एक अखबार के ऑफिस में ले गए। तुम्हें इस ऑफिस में जो काम मिलेगा वो होगा इस ऑफिस में जो अखबार के बंडल आएंगे उन्हें रखवाना, कितने आए, कहाँ गए, कितने बटे, इन सब का हिसाब रखना होगा। तुम इस अखबार के कार्यालय में काम तो करोगे, लेकिन भूल करके भी किसी अखबार को छुओगे नहीं, ना पढ़ोगे और ना ही उसको लेकर कहीं जाओगे। बताओ भीमराव, शर्त मंजूर है या नहीं? मुझे मंजूर है आपकी शर्त। ठीक है, तो एक और शर्त है, ये जितनी देर यहाँ काम करेगा खड़ा होकर काम करेगा और खाना पीना सब बाहर। इस सब के बीच मुझे बस 2 ही चीजें याद रही रमा। एक, गिट्टी उठाने वाले मजदूरों की आंखें जो मुझे गुरुजी के साथ जाते हुए देख रही थी, और दूसरी बात ये कि शर्त बताने वाले मैनेजर ने जो कहा, जो वो मुझे बार बार बता रहा था कि मेरे जीवन में अभी बहुत संघर्ष करना बाकी है। लेकिन पता है तुम्हें, गिट्टी उठाने वाले मजदूरों की आंखों में मैंने एक विश्वास देखा, एक भरोसा दिखा। ऐसा लग रहा था कि शायद वो मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। आज जब भीमराव को गुरुजी साथ ले गए तो ऐसा लगा कि हमारी जिंदगी के इस दलदल से कोई एक किसी तरह उठकर सूखी जमीन पर जा पहुंचा। और लगा कि वहाँ पहुँच जाएगा तो उस सूखी जमीन पर हमको भी जगह दिलाएगा। हाँ बिल्कुल सही। और देख लेना, हमें भी इस दलदल से वो बाहर निकाल देगा।
और सच कहूं रमा तो उम्मीदों से भरी उनकी आंखें देखकर मुझे लगा कि मुझे सच में इन सब के लिए कुछ करना चाहिए। मतलब काम वो चाहे जो करे, लेकिन कोई भी काम करने के लिए उन्हें योग्य बनाना होगा। और आपने उस मैनेजर की शर्त से संघर्ष के बारे में क्या जाना? यही कि मैं पढ़ लिख कर चाहे जितना बड़ा बन जाऊं, चाहे जो काम करने लगूं, लेकिन मैं जहां जहां जाऊंगा ये जातिगत लड़ाई एक जैसे होगी। उसने मुझसे कहा कि मैं ऑफिस में बैठ नहीं सकता, मैं ऑफिस में खाना नहीं खा सकता, मैं किसी अखबार को छू नहीं सकता, अखबार पढ़ तक नहीं सकता। लेकिन ये ऐसी घृणा हर जगह है रमा, हर कोने कोने में है, और हर कोने से खुरच कर निकालने में बहुत मेहनत है। आज पहली बार मुझे डर लग रहा है रमा कि आगे जाकर मैं इतनी मेहनत कर पाऊंगा या नहीं। हाँ, डर गए ना, डर गए ना, डर गए ना। मतलब हार निश्चित होगी, क्योंकि हार की शुरुआत डर से होती है। और भीमराव डर गया। देखो देखो देखो, भीमराव डर गया। डर गया, भीमराव डर गया। अब मैं बाहर जाकर सबको बताऊंगी कि आप जिसे शेर समझते हो वो भीमराव डर गया, डर गया। देखिए, मैं जिस डर की बात कर रहा था उसे आप समझ नहीं पाएंगी। चुप! तू क्या समझाएगा मुझे? बड़ा आया समझाने वाला। अपनी समझ अपने पास रख। मैं तो बाहर जाकर सबको बताऊंगी भीमराव डर गया। इनकी पूरी बात तो सुन लीजिए। अगर आपको कुछ कहना ही है, पूरी बात कही है ना, आधी क्यों? हाथ छोड़ मेरा। नहीं छोड़ूंगी। आप मेरे पति को डरपोक कहेंगे, वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। रमा, जाने दो, छोड़ दो इन्हें। नहीं, आपको जो कहना था वो आप पहले कहिए। सुन ही लेते हैं कि ये क्या कहना चाहता है, वरना ये रमा सच में नहीं छोड़ेगी मुझे। वैसे तो वो शांत रहती है, मगर पति के नाम पर बाघिन हो जाती है। बताओ बताओ बताओ, क्या कहना है, बताओ। दरअसल डर दो तरह के होते हैं। एक डर वो होता है जो व्यक्ति का हौसला तोड़कर व्यक्ति के रास्ते रोक देता है, व्यक्ति को लक्ष्य से भटकाता है, उसके सारे सपने सिमटकर सिर्फ अपने आप को बचाने पर आ जाता है। और दूसरी तरह का डर वो होता है जो व्यक्ति को सचेत करता है आने वाले मुसीबतों के लिए, व्यक्ति को उसकी तैयारियों का आकलन कराता है, उसे बार बार बताता है कि आगे आने वाला सफर बहुत लंबा और कठिन है। मैं उसी डर की बात कर रहा था, ताकि मैं और मेहनत कर सकूं और आगे आने वाली मुसीबतों का डटकर सामना कर सकूं। और आई, ये उस डर की बात नहीं कर रहे थे जो व्यक्ति को रुका दे। और ये तब तक नहीं रुकेंगे जब तक व्यवस्था नहीं बदल जाती और हमारी जात को मान नहीं मिल जाता। हाँ, समझ गई है, मैं सब समझ गई। अब छोड़ा, छोड़। सुनिए, किसी से ये मत कहिएगा कि मेरे पति डर गए, क्योंकि दुनिया में सब कुछ हो सकता है, मगर मेरे पति कभी डर नहीं सकते। और हाँ, रमा ने जो कहा उसका बुरा मत मानिएगा। क्या है ना, जो पत्नी अपने पति से बहुत ज्यादा प्यार करती है वो पति के लिए ऐसी उल्टी सीधी बातें सुन नहीं सकती। ठीक है, तो अब मैं भी जो करूंगी ना उसका बुरा मत मानना। हाँ? हाँ? ध्यान मत देना रमा,
मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है इनका। अच्छा सुनिए, आनंद भैया और बाला भैया लक्ष्मी दीदी और करुणा दीदी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है। क्यों, क्या हुआ? मर्दों का अभिमान, मर्दों में इतना अभिमान क्यों होता है? शायद स्त्रियों में समर्पण की भावना ज्यादा होती है, इसलिए। स्त्री अगर गलत चीजों के लिए समर्पण करना बंद कर दे तो मर्दों का अभिमान भी कम हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, मैं बात कर लूंगा बाला भैया, आनंद भैया से। लेकिन उससे पहले बाबा से भी बात करनी है। मैं तब से आपको रोक रही हूँ और आप घूम फिर कर वही आ जाते हैं। देखो रमा, सवाल पूछने से मुझे कभी रोका मत करो, क्योंकि यही सवाल पूछने की मेरी आदत हर संघर्ष में मेरे काम आई है। और आज मैं बाबा से सवाल पूछूंगा, जरूर पूछूंगा। मेरा फैसला है, वो गुड़िया अंदर नहीं आएगी तो नहीं आएगी। माफ कर दो मीरा, माफ कर दो मुझे। आप तो ऐसे नहीं थे। गलती सुधारने का मौका सामने हो, लेकिन फिर भी अफसोस जताने का रास्ता कई लोग चुनते हैं। लेकिन आप ऐसे नहीं थे बाबा। फिर ये सब क्यों? देखो बेटा, मैं इस विषय पर बात नहीं करना चाहता। जाओ अपना काम करो, पढ़ाई करो। नहीं, बिना जवाब दिए आप मुझे ऐसे जाने के लिए नहीं कह सकते। कहा ना भी, जाओ अपना काम करो। मुझे जवाब चाहिए। बुआ को घर में क्यों नहीं आने दिया आपने? ठीक है, देता हूं जवाब। बैठो। देखो बेटा, सवालों के जवाब होते हैं, बेबसी का क्या जवाब दूं? और जब सामने वाला बेबस हो तो उसे सवाल पूछकर शर्मिंदा नहीं करना चाहिए। और तुम अपने बाबा के साथ वही कर रहे हो। कुछ चीजों को खुद ही समझ लेना चाहिए और कुछ सवालों के जवाब पाने की जिद भी छोड़ देनी चाहिए। और वो तब होगा जब सामने वाले पर विश्वास हो। देखो बेटा, तुम्हारा बाबा अभी बहुत बेबस है। उसकी बेबसी को समझो। भीम, सर उठाकर देखो, देखो मेरी शक्ल को।
ये शक्ल भरी नहीं है, बेबसी का चेहरा है। और इस चेहरे को हमेशा याद रखना। याद रखना इसलिए कि जीवन में कोई इतना बेबस हो तो उसे सवाल नहीं पूछना चाहिए। हो सके तो उसकी खामोशी पर विश्वास रखना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए। बाकी मैं तुमसे क्या कहूं, तुम खुद ही समझदार हो। क्या हुआ, रुक क्यों गए? धन्यवाद बाबा। सवालों को भी मर्यादा का बंधन होना चाहिए, ये आज आपसे सीखा मैंने और इसे जीवन भर याद रखूंगा। कबीर गर्व ना कीजिए, ऊंचा देखिया बास, काल परों भूई लेटना, ऊपर जम सीखा, ऊपर जम सीखा। बुआ, हम चाहे घर के अंदर रहे या घर के बाहर रहे, मगर रहेंगे तो हमेशा एक दूसरे के लिए। मैं और भैया बहुत नसीब वाले हैं कि हमें करुणा, रमा और तेरे जैसी बहुएं मिली है। जब मैं छोटी थी ना, तब हम इससे भी छोटे घर में रहते थे। हमारी दादी थी, वो हमेशा बाहर ही रहती थी। जैसे तुम दोनों मुझे मिलने आए हो ना, वैसे मैं भी अपनी दादी को मिलने जाया करती थी। मैं यहाँ पे रह रही हूँ, वो कोई गलत नहीं है। राम जी जैसा भाई बहुत ही नसीब वाले को मिलता है। मेरे जैसी औरत जिसको उसके पति ने निकाल दिया हो, ऐसी बहन को इतने दिनों तक साथ में रखना बहुत बड़ी बात है। मुझे पता है भैया मेरे लिए कभी भी बुरा नहीं सोचेंगे। मुझे भैया पे पूरा विश्वास है, और जहां पर विश्वास होता है वहां पर सवाल नहीं होते। हाँ, बुआ सही कह रही है। बाबा बेबस होंगे, हमें उन पर विश्वास रखना चाहिए। सुनिए, खाना बन गया है। हाँ,
आनंद भैया बाला भैया को आने देते हैं, फिर साथ में ही बैठेंगे। अभी तक बाला भैया नहीं आए हैं। लेकिन बाला भैया तो आपके साथ गए थे ना, तो फिर वो कहाँ चले गए? हाँ, गए तो साथ में ही थे, पर वो मुझे बीच में ही छोड़कर चले गए। उन्होंने कहा कि जब अपनी पत्नी से ही ना बने तो पैसे कमाने की क्या जरूरत है, और ये कहकर चले गए।